हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस नए वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का नया टॉपिक है जो कि हमारा परिपथ। उसके बाद हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण अवयव और उनके प्रतीक के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रतिरोध का नियम और प्रतिरोध का निर्भरता। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक है प्रतिरोध का नियम, ये आपको 2 नंबर के पूछे जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में, जैसे आपका मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग परिपथ किसे बोलते हैं कि विद्युत धारा के सतत या फिर बंद पथ को हम लोग परिपथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि विद्युत धारा है, जैसे मान लो कि ये विद्युत धारा ऐसे जा रही है। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है एकदम सतत चल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिपथ। या फिर विद्युत धारा के ऐसे बंद है, मान लो कि ये जो विद्युत धारा ऐसे बंद है, ठीक है, तो इसमें ये जो है यही कहलाएगा आपका परिपथ। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि परिपथ, विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या बोलते हैं हम लोग, परिपथ। ठीक है, तो विद्युत धारा के सतत बंद पथ को हम लोग परिपथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए कुछ महत्वपूर्ण अवयव और उनके प्रतीक के बारे में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अवयव जैसे आपका विद्युत सेल हो गया, विद्युत धारा हो गया, बैटरी हो गया, प्रतिरोध हो गया, इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो उनको किस तरह से प्रतीक है, उनका क्या प्रतीक है, इसके बारे में समझिए। जैसे हम लोग का मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का झंडा है। ठीक है, इंडिया का झंडा है, तो उस इंडिया के झंडा का क्या प्रतीक है, तो इंडिया के झंडा का एक ही प्रतीक है, वह 3 कलर का होता है। पहला तो होता है केसरी रंग का, फिर उजला, उसके बाद हरा, और बीच में क्या होता है, एक अशोक चक्र लगा होता है। तो ये हो गया इंडिया का प्रतीक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपका इसमें भी प्रतीक दिया है, तो उस प्रतीक को हम लोग समझेंगे कि कौन से प्रतीक को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं प्रतीक के बारे में। देखिए पहला है आपका विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का क्या प्रतीक है, देखिए विद्युत सेल का ये प्रतीक है कि इसमें एक सेल लगा होगा और ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला आपका डंडा दिख रहा है, ये आपका प्लस होगा और जो छोटा होगा वो माइनस होगा। किसी भी सेल में जो बड़ा लाइन होगा वो आपका प्लस हो जाएगा और जो छोटा लाइन होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका बैटरी। तो बैटरी जो होता है, देखिए बैटरी जो बनता है वो एक सेल से नहीं बनता है, बैटरी में कई सारे सेल लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ही सेल दिखाया गया है, लेकिन बैटरी में बहुत सारे सेल लगे होते हैं। तो देखिए जो सेल लगा है, तो बैटरी के जो सेल लगा होता है उसमें एक प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ा जाता है और माइनस को फिर प्लस से जोड़ा जाता है। ये जो नियम है ये बैटरी को जोड़ने के नियम है। ठीक है, देखिए बैटरी जो होता है, बैटरी में फिर हमें अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बड़ा वाला डंडा है वो प्लस होगा और जो छोटा वाला डंडा है वो माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। तो देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस जोड़ा गया है, बैटरी है तो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस जो है, प्लस है और इधर माइनस है। तो देखिए ये जो माइनस और प्लस जोड़ा जाता है हमेशा बैटरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी कि हम लोगों के घर में जो बोर्ड लगा होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग, या फिर उसे स्विच भी बोलते हैं। जो बोर्ड में जो स्विच टिपा जाता है तो लाइट बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे स्विच बोलते हैं। जैसे बोर्ड में कोई बटन टिप दिए तो लाइट बढ़ने लगा तो वो क्या बोलेंगे, उसे वो हम लोग स्विच बोलेंगे। ठीक है, तो वही है आपका प्लग, कुंजी अथवा स्विच। तो जो स्विच होता है, यदि खुला स्विच है, मतलब कि अगर स्विच चालू नहीं है, जैसे मान लो कि इस तरह का स्विच है, खुला है, तो उसमें क्या धारा नहीं जाएगी। तो खुला स्विच होगा तो उसको इस तरह से दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है खुला स्विच को। यदि आपका बंद स्विच होगा तो उसको इस तरह से दर्शाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्विच को 2 तरह से दर्शाया जाता है। एक तो ऐसे भी आप स्विच को दर्शा सकते हैं और एक ऐसे भी दर्शा सकते हैं। स्विच को हम लोग बटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि खुला स्विच बोलेगा तो इस तरह से दर्शाएंगे, यदि बंद स्विच बोलेगा तो इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यह आपका प्लग या कुंजी अथवा स्विच के बारे में। यदि खुला स्विच है तो इस तरह का, अगर बंद स्विच है तो इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं तार संधि, यानी कि तार को कैसे जोड़ा जाता है और तार को जब जोड़ा जाता है तो उसका प्रतीक क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग घरों में भी बहुत सारे जब लाइन जोड़ना होता है तो क्या तार को जोड़ते हैं, तो वही है आपका तार संधि। देखिए तार संधि में क्या होता है
कि तार संधि का प्रतीक होता है आपका इस तरह का, यही है आपका तार संधि का प्रतीक, ठीक है। तो तार संधि यानी कि तार को जोड़ने का प्रतीक यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए तार संधि, तार बिना संधि के यानी कि तार जब नहीं जुड़ा होगा तब कैसा दिखाई देगा। देखिए जब तार नहीं जुड़ा होगा तो वो ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से मान लो ये कोई तार जा रही है और ये कोई तार जाती है, ये वाली तार क्या होगी, उसके ऊपर से चल के चली जाएगी। तो कहाँ जब तार नहीं जुड़ा होगा तब ऐसे होगा, तो उसका प्रतीक ऐसे होगा, और जब तार जुड़ा होगा तब उसका प्रतीक ऐसे होगा, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि बिना संधि के, यानी कि जब तार नहीं जुड़ा होगा तब उसका प्रतीक इस तरह का, जब तार जुड़ा होगा तब उसका प्रतीक इस तरह का दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं एमीटर। एमीटर का तो इस चैप्टर में बहुत सारे अहम भूमिका है, ठीक है। तो एमीटर को समझना आप लोगों के अति आवश्यक है। देखिए एमीटर को तो ए से सूचित किया जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एमीटर को कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए एमीटर जो होता है उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ये वाला है आपका एमीटर, ठीक है। एमीटर को कैसे दर्शाया जाता है, तो देखिए यहाँ से दर्शाया जाता है। ए लिखकर उसके गोले घेरकर एक ऐसे खींच देते हैं, एक ऐसे, एक और माइनस होता है, एक और प्लस हो जाता है, ठीक है, एमीटर में। ठीक उसी प्रकार आपका वोल्ट मीटर में भी होता है, तो वोल्ट मीटर भी आपका इसी तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध के बारे में हमने अभी आपको बताया था कि प्रतिरोध का नियम हम लोग पढ़ेंगे, और प्रतिरोध के बारे में हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का नियम, लेकिन उससे पहले हम उसका प्रतीक पढ़ेंगे। तो देखिए प्रतिरोध का प्रतीक कैसे होता है, इस तरह से होता है, ऐसे दो लाइन खींच देंगे, ऐसे ऐसे डॉट करके फिर ऐसे सीधा कर दिया जाता है, तो ये आपका प्रतिरोध का प्रतीक है। उसके बाद क्या है कि धारा नियंत्रक, यानी कि धारा को, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है वो किस तरह का प्रतिरोध होता है, या फिर प्रतिरोध का परिवर्तक, यानी कि प्रतिरोध में किस तरह के परिवर्तक होता है, ठीक है। देखिए जब धारा नियंत्रक होता है, यानी कि जब प्रतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ होता है उस समय देखिए प्रतिरोध को इस तरह से दर्शाया जाता है, जब प्रतिरोध उत्पन्न हुआ रहता है तो उस समय प्रतिरोध को इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। जब विद्युत धारा में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ रहता है तब उस समय इस तरह से दर्शाया जाता है, या फिर ऐसे भी दर्शा सकते हैं। यदि प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे बॉल। तो बॉल के बारे में कौन नहीं जानता है, आपके घर में भी लाइट लगा होगा, वो बॉल देख पा रहे हैं कि इस तरह से होता है। बॉल का जो प्रतीक होता है यही होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रतिरोध का नियम, या फिर उसे प्रतिरोध का निर्भरता भी हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रतिरोध का नियम। देखिए प्रतिरोध के नियम जो होता है ना, दो नियम होते हैं। प्रतिरोध के नियम दो होते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध के कितने नियम होते हैं, दो, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो तार के लंबाई पर और तार के क्षेत्रफल पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये बात जरूर पूछेगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप ये बताएंगे कि तार की लंबाई पर और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध के नियम जो है, पहला नियम ये है, यहाँ पर देखिए कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि किसी चालक तार है, ठीक है। जब कोई चालक तार है, यदि उस चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो क्या होगा कि उसमें प्रतिरोध और बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो चालक तार है ये इतना बड़ा है, तो इसमें मान लो कि प्रतिरोध छोटा सा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। यदि इसकी लंबाई को और बढ़ा दिया जाए, मान लो ऐसे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया जाए और ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो इसकी लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होते जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर, यदि देखिए पहला बात तो ये है कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध और बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका तार है, ठीक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है,
ये तो पतला तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी इस चालक ये जो तार है इसकी लंबाई बढ़ाया जाएगा तो इसमें जो प्रतिरोध है और ज़्यादा बढ़ते जाएगी, ठीक है। और यदि इसकी लंबाई को घटाया जाएगा तो इसका प्रतिरोध जो है कम होते आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध अधिक होता है और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध कम होता है। इस बात को आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं या फिर नीचे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाती है और लंबाई को घटाने पर प्रतिरोध घट जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और जितना छोटा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। ये है आपका चालक तार के लंबाई पर। अब दूसरा नियम क्या कहता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि जस्ट उसके अपोजिट, यदि लंबाई यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल घटेगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि ये दोनों समानुपाती होते थे। यदि लंबाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल, यदि लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ता था और यदि प्रतिरोध घट रही है तो लंबाई भी घट रही है, या फिर लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी घटेगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये जो पहला नियम है ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R समानुपाती, देखिए समानुपाती का चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है तो R समानुपाती L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के तार के लंबाई को क्या है, L लंबाई है। तो R समानुपाती L और इसका हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि चालक तार की लंबाई को घटाया जाएगा तो इसका प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा ये है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लो कि ये कोई मार्कर है, ठीक है, और ये जो मार्कर है ये इतना मोटा है तो इसमें से जो भी धारा प्रवाहित होगी, इसमें से जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगी, कम करेगी, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है देख पाएंगे ये जो इतना गोला है इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना बड़ा है। अब मान लो कि एक हम पेन ले रहे हैं, ठीक है, एक पेन ले लो और उस पेन का क्षेत्रफल देखो तो उसका पेन का क्षेत्रफल और छोटा है। तो चालक यदि उसका अनुप्रस्थ काट का मान लो कि ये जो चालक तार थी इसका ये जो क्षेत्रफल है, इसका ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसको आप लोग देख पा रहे हैं कितना है, इतना छोटा सा है। इसका ये जो एरिया है कितना है, छोटा सा है। और इसका जो एरिया है आप लोग ये वाला जो एरिया है इसे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो एरिया है बहुत बड़ा है। तो इसमें से विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी अधिक मात्रा में जाएगी, इस चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी और इस चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी कम मात्रा में, क्योंकि इसके मुंह इतना ही है तो इतना ही में ना जाना है। और इसका जो देखिए इतना बड़ा है तो इतना बड़ा है तो इतना जाना है। तो जब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि प्रतिरोध घट जाएगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि घटा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा कि बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए लंबाई बढ़ाते थे तो प्रतिरोध बढ़ता था, ठीक है। यहाँ पर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दें तो अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जब अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो हम लोगों को तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा नहीं, इसलिए बोला गया है कि यदि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो घटने लगेगा। यहाँ पर लिखा है किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो प्रतिरोध है घटने लगेगा और यदि चालक तार का क्षेत्रफल घटाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ने लगेगा। यानी कि ये जो है एक दूसरे के उल्टा है। यदि मान लो कि ये बढ़ रहा है तो ये घटने लगेगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ने लगेगा, इस तरह से है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो क्या प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध को आर से। तो आर समानुपाती होगा 1/a के। यानी कि जब प्रतिरोध को बढ़ाया जाएगा
तो आपका क्षेत्रफल जो है घट जाएगा, और जब इसमें प्रतिरोध, जब इसमें लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के समान है, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ेगा, और ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, अब करना ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2, अब देखना ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को क्या करना है, इस एक जगह करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 रखिए पहले, तो समीकरण 1 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, यानी कि आर किसके समानुपाती है, एल के। ये पहला समीकरण में है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण ये है कि आर जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/a के। अब देखिए ये वाला आर और ये वाला आर दोनों एक दूसरे के सेम है, तो आर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो आर, ये जो समानुपाती है और ये जो समानुपाती है, इन दोनों को हम कॉमन लेंगे तो एक बचेगा, तो एक समानुपाती हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1, अब देखिए एल, तो एल में 1 से गुना कीजिए, एल में 1 से गुना कीजिए तो 1l हो जाएगा, और यहाँ पर a के a रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a के a रह जाएगा। अब देखिए ये जो समानुपाती स्थिरांक है, ये जो समानुपाती स्थिरांक है, इसका यहाँ पर एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, ये जो समानुपाती स्थिरांक है इसका यहाँ पर एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो। इस समीकरण को से दो आर थे, एक आर और एक आर, दोनों आर थे, एक आर को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, दो समानुपाती नियतांक थे, दो समानुपाती नियतांक है तो एक समानुपाती नियतांक को कॉमन ले लिया। अब देखिए ये वाला जो एल है, तो एल गुना 1/a है, तो इस एल में 1 से गुना कीजिए तो l/a हो जाएगा, तो वही हम लोग यहाँ पर लिख दें कि l/a है। ठीक है, अब जब l/a है तो अब इसको क्या करना है कि ये जो रो है इसका एक समानुपाती स्थिरांक होता है, और रो को समानुपाती स्थिरांक क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग रो से सूचित करेंगे तो r बराबर रो 1/L/A हो जाएगा। यही है आपका प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, अब हम लोग ये जो रो है, यहाँ पर रो हम लिख रहे हैं, रो यहाँ पर क्या है, एक समानुपाती नियतांक। रो क्या है यहाँ पर, एक समानुपाती स्थिरांक, और आर को तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध, और ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल, और एल क्या है यहाँ पर, लंबाई। तो यही है आपका प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, रो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। रो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको रो, इसका नाम जो दिया गया है बाद में यहाँ पर रो दिया गया है, इसको हम ऐसे घेर के यहाँ पर रो कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए ये जो है, ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में, ये जो एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का क्या पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है, और नहीं तो ये दोनों आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पूछा जाता है, और ये हल्का सा डिफिकल्ट भी है, इसलिए बच्चा को थोड़ा सा इसमें पढ़ने में तकलीफ होता है, तो ये बार बार एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पर बनेगा, और ठीक है, और उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है।
तो आप लोग अभी हमने आपको बताया था कि जब एरिया बढ़ता है यानी कि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है, और जब क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि यदि किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाया जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और किसी चालक तार का लंबाई को घटाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ने लगेगा। समानुपाती मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के समान। समानुपाती का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समान है, यानी कि सर ये R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा। और ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है क्या कि एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा। जैसे यहाँ पर है, यदि इसका एरिया, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बढ़ने लगेगा तो जो प्रतिरोध है वो आपका घटने लगेगा। प्रतिरोध जो है आपका घटने लगेगा, प्रतिरोध जो है आपका घटने लगेगा। यदि क्षेत्रफल घटने लगा तो प्रतिरोध जो है आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के फोटो, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड को रफ करूँगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है जो कि हमसे छूट गई है। देखिए ये जो रो है ना, ये जो एक समानुपाती स्थिरांक है, इसका दूसरा नाम भी है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध का कोई आपसे सूत्र पूछेगा, प्रतिरोध का सूत्र पूछेगा या फिर प्रतिरोध का नियम पूछेगा। प्रतिरोध के नियम का जो सूत्र है वो है आपका R बराबर प्रतिरोधकता यानी और L/A। ठीक है, यही है आपका प्रतिरोध का सूत्र। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला निकलेगा। यदि हम लोग प्रतिरोधकता निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यदि हम लोग प्रतिरोधकता को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? लेकिन इससे पहले हम ये जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक लिख लेते हैं। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी कि R बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V/I। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि V/I लिख सकते हैं कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो V/I लिख सकते हैं। अब देखिए V क्या है? V का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिख रहे हैं। ठीक है, तो V का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब देखिए विद्युत धारा है तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते थे, तो एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। अब देखिए इन दोनों के मिला के एक नया एसआई मात्रक बनेगा और जो है आपका ओम। तो प्रतिरोध का यदि कोई आपसे एसआई मात्रक पूछेगा तो उसे आप लोग यही बोलेंगे और इसे हम लोग ओम बोलते हैं। इसका नाम क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक यदि आपसे कोई पूछेगा तो उसका एसआई मात्रक होता है ओम। अब देखिए प्रतिरोधकता हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? प्रतिरोधकता का सूत्र हम लोग निकालना चाहें, ये तो प्रतिरोध का सूत्र तो ये हो गया ρL/A। अब हम लोग क्या करें कि ये जो रो है इसको हम लोग यहाँ ला दें। ठीक है, यहाँ ला दें और अब ये जो R है वो इधर आएगी इस तरफ, ये जो R है इधर आएगी और रो तो इधर आ ही गई। तो देखिए रो यहाँ पर आएगी तो R और गुना L हो जाएगा, R और गुना L हो जाएगा। देखिए इस नियम से जब भी कोई चीज आपको यहाँ पर गुना में दिया होता है और यहाँ पर L/A ऐसे लिखा है, मान लो कि ये जो मैथ का यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि x बराबर 2x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? दू क्या है? ये जो x है इसके गुना में है। दू क्या है? ये जो x है इसके गुना में है। तो इस दू को हम लोग ऐसे लाएंगे, जब गुना में है तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो x/2 हो जाएगा, उसके बाद कहाँ x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ भी है। ये जो रो है ये गुना में है, तो यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा और तो भाग में हो जाएगा। तो ये जो R है वो इधर आएगी, तो
तो आर आर जो है इधर गुना में होगा तो आर गुना एल बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो रो का सूत्र जो होता है आपका आर गुना एल बटा रो बटा ए। ठीक है, तो रो का जो सूत्र होगा आपका यही होगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। अब देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए अब देखिए ये जो आर है तो आर का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखने के लिए देखिए आसान तरीका है। पहला ये आपका आर है, तो आर जो है आपका यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। एक तो सबसे पहले इस बात को जान गए कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यानी क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि एक स्क्वायर यानी कि एरिया का स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर ये आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र एरिया का स्क्वायर होता है, यानी कि क्षेत्रफल भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही ना है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एरिया का जो सूत्र होता है वो आपका होता है एक स्क्वायर। ठीक है, और एक स्क्वायर जब होगा एरिया का सूत्र यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र एक स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर है, दोनों 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दीजिए तो स्क्वायर जो है कट गया। अब क्या बच रहे हैं, रो बराबर क्या हो रहा है, रो बराबर आपका हो रहा है ओम बटा सेंटीमीटर। तो रो का जो एसआई मात्रक हो जाता है आपका, रो का जो एसआई मात्रक हो जाता है ओम प्रति सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओम प्रति ओम बटा सेंटीमीटर, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओम पर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रो का जो एसआई मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओम बटा सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका रो का एसआई मात्रक हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।